हेलो एवरीवन। साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। जब हम अपने बिजनेस में मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हम अपने बिजनेस में मैनेजमेंट को साइंटिफिक तरीके से रन करें। इसकी मीनिंग क्या है? द लिटरेरी मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज परफॉर्मिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट इन अ साइंटिफिक मैनर। इसका मतलब होता है कि हम अपने बिजनेस में अपने वर्क को एक साइंटिफिक मैनर में परफॉर्म करें। इन अदर वर्ड्स, डिस्कार्डिंग द ट्रेडिशनल अप्रोचेस टू मैनेजमेंट एंड अडॉप्टिंग न्यूयर एंड मोर साइंटिफिक अप्रोचेस इन देयर प्लेस इज कॉल्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसका मतलब ये है कि जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस है, मतलब जो पुरानी जो विचारधाराएं हैं, हम उनको तो डिस्कार्ड कर दें मैनेजमेंट में, एंड न्यूयर एंड मोर साइंटिफिक अप्रोचेस को अडॉप्ट करें, जिसका मतलब हो जाएगा साइंटिफिक मैनेजमेंट। एफडब्ल्यू टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट को डिक्लेयर किया था। टेलर ने कहा था कि कोई भी काम शुरू करने से पहले एक मैनेजर को उस काम को अच्छे तरीके से पूरे ढंग से एनालाइज करना चाहिए एंड उसी के बेसिस पर ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। तो एफडब्ल्यू टेलर ने उसकी डेफिनेशन क्या दी थी? साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द एक्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू एंड देन सीइंग टू इट दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। एफडब्ल्यू टेलर कहते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आपको पता हो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में मैन क्या काम करने वाला है, और उसके बाद ये देखना कि क्या वो उस काम को बेस्ट एंड चीपेस्ट वे में कर रहा है या फिर नहीं। अब बात करते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के 4 प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। एफडब्ल्यू टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के 4 प्रिंसिपल दिए थे। इसमें सबसे पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। वो कहते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट एक साइंस है, एक रूल ऑफ थंब नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम साइंटिफिक मैनेजमेंट में साइंस के तरीकों को यूज करेंगे। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है ट्रेडिशनल अप्रोचेस, मतलब पुरानी विचारधाराएं। वो कह रहे हैं कि अब आपको पुरानी विचारधाराओं के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करना, अब आप एक साइंटिफिक तरीके से वर्क कीजिए। मैनेजमेंट मस्ट यूज साइंटिफिक रादर देन द रूल ऑफ थंब अप्रोच। देयर मे बी ओनली वन बेस्ट वे या मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। वर्कर्स की या मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने के लिए केवल और केवल एक ही बेस्ट वे या मेथड को हम यूज करेंगे, ताकि जो वर्कर्स है उस काम में वो स्पेशलिस्ट हो जाएं और उस काम को वो और अच्छे ढंग से और कम टाइम में वो उस काम को परफॉर्म करें। दिस मेथड कैन बी डेवलप्ड थ्रू साइंटिफिक स्टडी। अब जो ये वाली मेथड है ये साइंटिफिक स्टडी के द्वारा डेवलप की जा सकती है एंड एनालाइज ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ जॉब एंड शुड सब्स्टिट्यूट रूल ऑफ थंब। एंड इसके थ्रू हम जो रूल ऑफ थंब है उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट से। दिस स्टैंडर्ड मेथड देन शुड बी फॉलोड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। और अब जो ये स्टैंडर्ड मेथड है ये पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में यूज होनी चाहिए। सेकंड इन्होंने क्या बोला था? हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। मतलब उनका सेकंड प्रिंसिपल क्या है कि अब जब अपने बिजनेस में हम काम करें तो हम उसमें हार्मोनी लेकर के आए, ना कि हम डिस्कॉर्ड, मतलब हम लड़ाई झगड़ा ना करें। इसका मतलब ये है, दिस प्रिंसिपल एम्फसाइजेस दैट देयर शुड बी कंप्लीट हार्मोनी बिटवीन मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के बीच में बहुत अच्छी, मतलब एक वो कोऑर्डिनेशन के साथ वो काम करें, ना कि लड़ाई झगड़े के साथ वो काम करें। दिस रिक्वायर्स मेंटल रेवोल्यूशन ऑन द पार्ट ऑफ बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, बट मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स should transform their thinking। इसके लिए हम मेंटल रेवोल्यूशन का यूज करने वाले हैं, जिसका मतलब क्या होता है? मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब है कि जो मैनेजमेंट है वो वर्कर्स के प्रति अपनी थिंकिंग को चेंज करे, और जो वर्कर्स है वो अपनी थिंकिंग पैटर्न को मैनेजमेंट के प्रति चेंज करे। मैनेजमेंट वर्कर्स को इक्वली ट्रीट करे, उन्हें रिस्पेक्ट दे, उनको वैल्यू करे, और जो वर्कर्स है वो भी अननेसेसरी कोई भी झगड़ा ना करें और अपनी मैनेजमेंट का वो कहना माने। फिर नेक्स्ट आता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसका मतलब क्या है कि हम अपने बिजनेस में कंपटीशन को रिप्लेस करें कोऑपरेशन से। मतलब हम बिजनेस में आपस में ही कंपटीशन ना करें, बल्कि उसके बिहाफ पर अगर हम एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे तो अपने गोल्स को ज्यादा अच्छे से अचीव कर पाएंगे। फॉर दिस मैनेजमेंट शुड हैप्पीली एक्सेप्ट द कंस्ट्रक्टिव सजेशंस मेड बाय द एम्प्लॉइज एंड दे शुड बी रिवॉर्डेड फॉर द सेम। इसके लिए वो क्या कह रहे हैं कि अगर कोई एम्प्लॉय आपके पास कोई कंस्ट्रक्टिव सजेशन लेके आ रहा है कि आप अपने बिजनेस में ये कीजिए, तो मैनेजमेंट को उसे हैप्पीली एक्सेप्ट करना चाहिए, और वो सजेशन उस बिजनेस के लिए वाकई में अच्छा है तो उन एम्प्लॉइज को उनके लिए रिवॉर्ड देना चाहिए। एंड वर्कर्स शुड डिजिस्ट फ्रॉम गोइंग ऑन स्ट्राइक एंड मेकिंग अनरीजनेबल डिमांड्स। और इसके लिए वर्कर्स को भी ये समझना चाहिए कि वो अननेसेसरी स्ट्राइक ना करें और वो खामखा वो अनरीजनेबल डिमांड्स मैनेजमेंट के सामने ना रखें। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। मतलब हमारे बिजनेस में हर इंसान का एक ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी के लिए
डेवलपमेंट होना चाहिए। दिस प्रिंसिपल इज कंसर्न विद द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज विच कुड बी बिल्ट इन द राइट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉय सिलेक्शन। द वर्क असाइंड टू एम्प्लॉइज शुड सूट देयर कैपेबिलिटीज। हम जो एम्प्लॉइज को काम दे रहे हैं उनको हमें उनकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक वर्कर किसी काम में अच्छा है लेकिन हम उसे काम कोई दूसरा ही दे रहे हैं जिसमें वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो अगर हम उनको उनकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग उनके वर्क को असाइन करेंगे तो उससे उसमें उनकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगी। दे शुड बी गिवन रिक्वायर्ड ट्रेनिंग टू इंक्रीज द एफिशिएंसी। अगर उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए उन्हें ट्रेनिंग भी रिक्वायर्ड है तो वो भी हमें उन्हें दिलानी चाहिए। एफिशिएंट एम्प्लॉइज वुड प्रोड्यूस मोर एंड अर्न मोर। अगर हमारे जो एम्प्लॉइज है वो एफिशिएंट हो जाएंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे और ज्यादा से ज्यादा कमाएंगे भी, जिससे कि उनकी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी का फायदा ना केवल उन्हें मिलेगा बल्कि कंपनी को भी मिलेगा। नेक्स्ट, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट की तकनीक कौन कौन सी है? सबसे पहली टेक्निक में वो कहते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप। इसका मतलब है F.W. Taylor has propounded the functional foremanship. This form of organization is totally based on the principle of specialization and makes full utilization of expertise of various experts. इसका मतलब है कि हम ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन प्रिंसिपल का यूज करें ताकि हमारी जो एक्सपर्टीज है उसको, मतलब हमारे बिजनेस में जितने भी एक्सपर्ट्स वर्क कर रहे हैं उनको हम एक तरीके से फुल यूटिलाइजेशन कर सकें। और हम अगर हर व्यक्ति को उनके स्पेशलिस्ट, उनके एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग वर्क असाइन कर रहे हैं तो वो उस काम में स्पेशलिस्ट भी बनेंगे। इन अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन वर्क इज डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल पार्ट्स। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जो काम होता है वो छोटे छोटे हिस्सों में हम उसको डिवाइड कर देंगे और उसको एक एक्सपर्ट को असाइन कर देंगे, जिससे कि स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स भी हमारी फर्म को मिलेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 8 फोरमैन सुपरवाइजर को अपॉइंट करेंगे। सबसे पहले आएगा एक प्लानिंग इंचार्ज और एक एग्जीक्यूशन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज के नीचे 4 लोग काम करेंगे। सबसे पहला होगा रूट क्लर्क, जो कि ऑपरेशंस के सीक्वेंस को स्पेसिफाई करेगा कि कोई भी काम है उसका सीक्वेंस क्या है। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शंस फॉर द टास्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क होगा जो कि टास्क के लिए इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेगा। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क होगा जो कि टाइम को ट्रैक करेगा कि कोई वर्कर किसी काम को कितने टाइम में कर रहा है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ट्रैक करेगा। डिसिप्लिनरियन जो कि डिसिप्लिन को मेंटेन करेगा। फिर एग्जीक्यूशन इंचार्ज के नीचे आएगा स्पीड बॉस, इंश्योर्स टाइमली कंप्लीट ऑफ वर्क। फिर आएगा गैंग बॉस जो कि टूल्स एंड मटेरियल को मैनेज करेगा। फिर आएगा रिपेयर बॉस, मेंटेन्स इक्विपमेंट एंड टूल्स। फिर आएगा इंस्पेक्टर जो कि इस बात को इंस्पेक्ट करेगा कि जो वर्क है उसकी क्वालिटी क्या है और उसको वो इंश्योर भी करेगा। नेक्स्ट आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हम बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटीज होने वाली हैं उनके लिए हम एक स्टैंडर्ड सेट कर दें ताकि हर कोई इंसान उस स्टैंडर्ड के बियॉन्ड काम ना करे और स्टैंडर्ड की लिमिट के अंदर ही काम करे। फॉर एग्जाम्पल, स्टैंडर्डाइजेशन हम करेंगे प्रोसेस का, रॉ मटेरियल का, प्रोडक्ट का, वर्किंग कंडीशंस, टाइम, मशीनरी, मेथड्स। दीज स्टैंडर्ड्स एक तरीके से वो बेंचमार्क के रूप में काम करेंगे कि हमने एक बेंचमार्क सेट कर दिया और हमें वही स्टैंडर्ड्स अब अपनाने हैं। For example, in a fast food restaurant like McDonald's, worker follow a standardized method for preparing burgers. एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि फास्ट फूड रेस्टोरेंट है, फॉर एग्जाम्पल मैकडोनाल्ड का एक रेस्टोरेंट है और उसमें जो वर्कर्स हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड मेथड को यूज करते हैं बर्गर्स को प्रिपेयर करने के लिए कि उन्हें लेटस कैसे प्लेस करनी है, सॉस कितनी रखनी है, पैटी का साइज क्या होगा, वो कहाँ पे प्लेस करनी है, उसका वेट कितना होगा, वो किस प्रकार से बनाई जाएगी। तो एक स्टैंडर्ड में उन्होंने काम किया। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू रिड्यूस अ गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप, साइजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब हम जो प्रोडक्ट के जो टाइप्स है वो हमने फिक्स कर दिए, साइजेस फिक्स कर दिए, कैरेक्टरिस्टिक्स फिक्स कर दी, एंड टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस एंड क्वालिटी इन मटेरियल। अब नेक्स्ट आता है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का क्या मतलब है कि जो हम काम करने वाले हैं उसमें अगर कोई सुपरफ्लुअस वेराइटीज है, मतलब अतिरिक्त वेराइटीज है जिनका कोई काम नहीं है, जो अननेसेसरी एक्टिविटीज अगर कोई परफॉर्म हो रही है तो हम उनको रिड्यूस करें। इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं। रेस्टोरेंट रिड्यूसेस इट्स मेन्यू ऑप्शंस बाय फोकसिंग ऑन इट्स मोस्ट पॉपुलर डिशेस इंस्टेड ऑफ ऑफरिंग एन एक्सटेंसिव मेन्यू। एक रेस्टोरेंट है, उसने क्या किया, उसके मेन्यू में पहले बहुत सारे ऑप्शंस थे, फिर उसने ये देखे कि उसकी पॉपुलर डिशेस कौन कौन सी है, उसने केवल उन्हें उसमें रहने दिया और जो खामा खा के और जो डिशेस थी जिनके ऑर्डर ज्यादा नहीं आते थे उसने उनको रिड्यूस कर दिया। अब इससे क्या होगा, जो सर्विसेज है वो फास्ट हो जाएंगी क्योंकि जो स्टाफ है, शेफ्स है, वो और उसी खाने पर वो ज्यादा ध्यान देंगे जो कि पॉपुलर डिशेस है। फूड वेस्ट इससे रिड्यूस होगा। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंश्योर सेविंग ऑफ कॉस्ट एंड लेबर, मशीन्स एंड टूल, ताकि इक्विपमेंट का फुलर यूटिलाइजेशन हो, इन्वेंट्रीज रिड्यूस हो और हमारे जो टर्नओवर है वो इंक्रीज हो। नेक्स्ट आता है मेथड स्टडी। इट रेफर्स टू आइडेंटिफाइंग द मोस्ट सुटेबल वे टू डू ए पार्टिकुलर एक्टिविटी। इसका मतलब है कि एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए मोस्ट सुटेबल वे क्या है। टू कंडक्ट दिस स्टडी प्रोसेस चार्ट्स एंड ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक्स आर यूज्ड। इस स्टडी को कंडक्ट करने के लिए प्रोसेस चार्ट्स एंड
ऑपरेशन रिसर्च का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि एक चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो कि अब एक मेथड स्टडी करेगी। वो ये देखेगी कि इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने की जो प्रोसेस है वो कौन सी प्रोसेस सबसे अच्छी है, मतलब हम किस मेथड को अपनाएं। तो उसके लिए वो क्या करेगी, वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेगी। अब उसने डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स को इवेल्युएट किया एंड उसके बाद उसने देखा कि कौन सी टेक्निक या कौन सी मेथड मोस्ट एफिशिएंट है, जो कि हमारे इंग्रेडिएंट्स की वेस्टेज को मिनिमाइज कर रही है। टाइम जो जितना भी टाइम हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के लिए उसको भी वो रिड्यूस कर रही है। तो हमने उसमें मेथड को आइडेंटिफाई किया। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टू फाइंड आउट द बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब। एक जॉब को परफॉर्म करने का बेस्ट वे क्या है, टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैक्सिमाइज द क्वालिटी एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर। फिर नेक्स्ट है मोशन स्टडी। इसका मतलब है कि एक वर्कर किसी काम को करने में अपने कितने मूवमेंट्स कर रहा है, उस मूवमेंट्स की हम स्टडी करेंगे, लाइक लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट, सिटिंग एंड चेंजिंग पोजीशंस उसकी क्या क्या है, विच आर अंडरटेकन बिहाइंड डूइंग अ टिपिकल जॉब। टेलर्स के लिए स्टॉप वॉचेस का यूज करते हैं उनके मोशंस को देखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इन ए वेयरहाउस ए मोशन स्टडी आइडेंटिफाइज अननेसेसरी मूवमेंट्स अ वर्कर मेक्स व्हेन पिकिंग आइटम्स ऑफ शेल्व्स। मतलब एक वर्कर शेल्फ से सामान लेने के लिए वो कितने अननेसेसरी मूवमेंट्स कर रहा है। अगर हम शेल्फ के जो सामान है, शेल्फ का जो लेआउट है उसको हम रीअरेंज करें, टूल्स को हम अच्छे तरीके से यूज करें, तो जो वर्कर जितने भी स्टेप्स को वो परफॉर्म कर रहा है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, जो कि हमारे टाइम को सेव करेगा और उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एलिमिनेट अननेसेसरी मूवमेंट्स सो दैट इट टेक्स लेस टाइम टू कंप्लीट द जॉब एफिशिएंटली। नेक्स्ट है टाइम स्टडी। इसमें हम टाइम की स्टडी करेंगे कि एक काम को करने का स्टैंडर्ड टाइम कितना है, मतलब एक टाइम सेट कर देंगे कि आपके पास इतना टाइम है इस काम को परफॉर्म करने के लिए। स्टैंडर्ड टाइम इज फिक्स्ड फॉर द होल ऑफ द टास्क बाय टेकिंग सेवरल रीडिंग्स। इसके लिए भी हमें सेवरल रीडिंग्स लेनी होंगी, टाइम मेजरिंग डिवाइसेस का हम यूज करेंगे। For example, a company manufacturing mobile phones uses time studies to determine how long it should take a worker to assemble a phone. एक कंपनी है जो कि मोबाइल फोन्स को मैन्युफैक्चर करती है। अब वो ये देखेगी एक मोबाइल फोन को असेंबल करने में वर्कर को कितना टाइम लग रहा है। अब उसने टाइम को स्टडी कर लिया तो उसी के अकॉर्डिंग टास्क को अलग अलग तरीके से वर्कर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। द कंपनी कैन सेट स्टैंडर्ड टाइम्स एंड आइडेंटिफाई एरिया वे वर्कर कैन बिकम मोर एफिशिएंट। अब जो कंपनी है वो एक स्टैंडर्ड टाइम उसने सेट कर दिया है और वो उन एरियाज को आइडेंटिफाई करेगी जहां पर वो अपने वर्कर्स को ज्यादा एफिशिएंट बना सकती है। अब टाइम स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स हैं, टू गेट द एस्टिमेटेड फिगर ऑफ लेबर कॉस्ट, टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स, मतलब हमें ऑर्गेनाइजेशन में कितने वर्कर्स की जरूरत है, टू फ्रेम सुटेबल इंसेंटिव स्कीम्स एटसेट्रा। Fatigue study. It refers to determining the duration and frequency of rest intervals in completing a task. इसका मतलब है कि एक टास्क को पूरा करने में कितनी ड्यूरेशन है आएगी एंड उसमें रेस्ट इंटरवल्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है, मतलब एक वर्कर अगर किसी काम को परफॉर्म कर रहा है तो उसे कितने रेस्ट इंटरवल्स की नीड होगी। द रेस्ट इंटरवल्स विल हेल्प टू रीगेन स्टेमिना। अगर हम वर्कर्स को बीच बीच में रेस्ट दे रहे हैं तो उससे वो अपने स्टेमिना को रीगेन करेंगे और वो उसी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो काम करेंगे। अब इसके कॉजेस क्या है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स की वजह से हमें इनकी नीड होती है, पुअर वर्किंग कंडीशंस की वजह से, अनसूटेबल वर्क एंड अनकॉर्डियल रिलेशन विद द बॉस। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि हमारी जो वर्कर्स है उनकी हम एफिशिएंसी के लेवल को मेंटेन कर सकें। नेक्स्ट है डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम। इसका मतलब है कि हर एम्प्लॉय के लिए जो वेज सिस्टम है उसमें हम डिफरेंशिएट करेंगे कि जो एफिशिएंट एम्प्लॉइज है और जो लेस एफिशिएंट एम्प्लॉइज है दोनों की जो वेजेस है वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। इसके लिए हम 2 पीस रेट्स रखेंगे। फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री में हमने सेट कर दिया कि आपको एक दिन में 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, एक यूनिट पर आपको मिलेंगे 5 रुपए, तो टोटल एक वर्कर अगर 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है तो उसको 500 रुपए मिलेंगे। लेकिन अगर कोई वर्कर 100 यूनिट से ज्यादा यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको एक यूनिट के मिलेंगे 6 रुपए, मतलब उनकी जो एफिशिएंसी है वो उसके भी ऊपर वो अच्छे से काम कर रहे हैं। अगर उन्होंने 120 यूनिट्स बनाई तो उस पर उन्हें मिलेंगे 120 यूनिट्स पर 6 रुपए के हिसाब से। लेकिन अगर उन्होंने 100 यूनिट से कम यूनिट्स प्रोड्यूस की तो उन्हें मिलेंगे एक यूनिट के 4 रुपए। तो इसकी वजह से हमने डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम रखा ताकि हम अपने एम्प्लॉइज की जो एफिशिएंसी है उसको इंप्रूव करें और लेस एफिशिएंट वर्कर्स की जो एफिशिएंसी है उसको भी हम एफिशिएंट बनाएं। इसके ऑब्जेक्टिव थे एफिशिएंट वर्कर्स को रिवॉर्ड करना और लेस एफिशिएंट वर्कर्स की परफॉर्मेंस को बेटर करके उन्हें मोटिवेट करना।